गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपने फिजिक्स का जो 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसका एक लेक्चर आपका हो चुका है, उसके अगले लेक्चर की बात करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने भौतिकी की दुनिया में, दैट मीन्स फिजिक्स की दुनिया में हम लोगों ने कैसे एंटर किया, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की। उसमें हम लोगों ने एक साइंटिफिक मेथड बनाया था और उस साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की थी। और आज हम बात करने वाले हैं उससे आगे के प्रोसेस की। तो साइंटिफिक मेथड कंप्लीट हो गया है, कोई लॉ बन गया है, कोई थ्योरी बन गई है, कोई पोस्टुलेट बन गई है। उसके बाद में आगे की जो स्टडी होती है इस फिजिकल वर्ल्ड में, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी हमने जो साइंटिफिक मेथड बनाया था उस साइंटिफिक मेथड को हम लोगों ने ये देखा था कि साइंस जो है, उस साइंस के अंदर जो भी हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग फिर हम हमारे साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद में उस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड स्टडी की जाती है और स्टडी के बाद में उसका कंक्लूजन निकलता है, जिसे हम किसी लॉज या फिर किसी पोस्टुलेट का नाम देते हैं या फिर कोई थ्योरी बना देते हैं। ऐसे ही ये जो स्टडी हो रही है, इस स्टडी में ऑब्जर्वेशन जो हमने किया था फर्स्ट पॉइंट, वो कहाँ से निकल के आया था? वो हमारे नेचर से निकल के आया था। दैट मीन्स इस दुनिया में एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस बात को थोड़ा एक बार स्टैंड बाय कीजिए। हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे हम लोगों ने क्रिएट किया हो या फिर हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है हमारे पास। हाँ, जो चीजें हम लोगों ने हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं नेचर से, उनसे जो चीजें हमने बनाई हैं उन चीजों को हम लोग तोड़ मरोड़ सकते हैं, उन चीजों को हम लोग खत्म भी कर लेते हैं, लेकिन जो मटेरियल से हमने वो बनाई थी वो मटेरियल हम खत्म नहीं कर सकते। तो सीधा सा सिंपल सा एक लॉजिक निकल के आया इस बात से कि हमारे यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है, जो भी मटेरियल है, वो एक तरीके से कांस्टेंट है। भगवान ने इस तरीके से एडजस्ट किया है सारी चीजों को कि वो एक तरीके से कांस्टेंट बना हुआ है। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी फिनोमेना को अगर हम लगाएं, किस में लगाएं? हम अपने उस साइंटिफिक मेथड में लगाएं, तो जो ऑब्जर्वेशंस हम करते हैं चारों तरफ, वो ऑब्जर्वेशंस से हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी नई चीज के बारे में जानते हैं कि ये वाली चीज ऐसे हुई है। जैसे पुराने जमाने की बात करें, हम लोग बहुत पुराने जमाने की बात करें, जिस टाइम में जो है आपका मतलब मानव जाति का जो विकास नहीं हुआ था, उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम में सब लोग नंगे फुंगे घूमते थे और पत्थर से पत्थर को टकरा के आग जलाते थे। डिस्कवरी आग की इसी तरीके से हुई थी। तो वो जो डिस्कवरीज हुई हैं, और भी बहुत सारी डिस्कवरी, जैसे मैंने कपड़ा पहन रखा है, इसकी भी किसी ना किसी बंदे ने अपने माइंड में एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन करके इसको बनाया है। तो इसके जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से मिले? वो सारे के सारे रिसोर्सेज हमें हमारे नेचर से ही मिले। अब अगर इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो डिस्ट्रॉय करने के बाद में जो राख होगी वो कहाँ जाएगी? वो नेचर में ही वापस चली जाएगी, बस उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। तो हम सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बाकी जो भी नेचर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करने के बाद में उससे कुछ नई चीज अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसी रिसोर्सेज से उसकी फॉर्म को हम चेंज कर लेते हैं और उसको हम अब एक डिस्कवरी का या इन्वेंशन का हम नाम दे देते हैं। ये सिस्टम है। बाकी स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सुई की नोक जितनी कोई चीज है ना, सुई की नोक जितनी कितनी बारीक होती है, उतनी चीज भी हम लोग खुद क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही उतनी चीज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसकी फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं, बस इतनी ही हमें परमिशन मिली हुई है हमारे ईश्वर से। और इसमें क्या है, व्हाट इज फिजिक्स में? फिजिक्स में ये जो चीज एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, यही चीजें फिजिक्स में है। मतलब
हमें कोई रिसोर्स मिला हुआ है हमारे अर्थ से, और उस रिसोर्स को हमारे यूनिवर्स से रिसोर्स मिला हुआ है, अर्थ से मिला हुआ है या अदर किसी प्लैनेट से मिला हुआ है, तो उस रिसोर्स को हम लोग एक अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं, और उसको अनदर फॉर्म में चेंज करने के लिए उस रिसोर्स के बारे में जो स्टडी की जाती है या फिर उसके सराउंडिंग के जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में जो स्टडी की जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। यही है आपकी फिजिक्स। तो दैट मीन्स सीधी सी बात है और सिंपल सी बात है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेनाज, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फेनोमेनाज इज नोन एज फिजिक्स। उसको हम फिजिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम फिर अलग अलग टाइप के प्रोसेस बना लेते हैं और उस प्रोसेस के बेस पे हम लोग फिजिक्स को भी डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 19th की जो सेंचुरी थी उससे पहले 1950 मान लीजिए आप, 1950 से जो पहले की जो टाइम है उसमें क्लासिकल फिजिक्स चलती थी, जिसके बारे में भी हम लोग अभी भी पढ़ते हैं उस क्लासिकल फिजिक्स को। उसके बाद में 1950 के बाद में मॉडर्न फिजिक्स आ गई है, और अब हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी जो जनरेशन्स हैं या आप लोग एक नई फिजिक्स को या एक नए लॉज को आप लोग इजाद कर दो, तो वो एक नई फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स या फिर और कोई नाम आप उसको दे सकते हो। ऐसे इसके अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था कि कुछ फाइनल नहीं होता है, तो इसके अंदर अलग अलग हम स्टेप्स बनाते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो फिजिक्स है जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, इसके थ्रस्ट एरिया कौन से हैं? थ्रस्ट एरियाज ऑफ द फिजिक्स, थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। जब हम नेचर की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी के अंदर हमें कौन से एरियाज के ऊपर ज्यादा थ्रस्ट रखना है, वो चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने दो लेग्स बनाई है, नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट लेग के अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे किसको? यूनिफिकेशन को। किसको कंसीडर करेंगे? यूनिफिकेशन को। यूनिफिकेशन, ठीक है। और सेकंड वन हम किसको कंसीडर करेंगे? रिडक्शनिज्म को। रिडक्शनिज्म, इसको कंसीडर करेंगे। अब ये है क्या? इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि हमें कोई लेंथ मेजर करनी है। आपको पता है कि इंडिया में भी बहुत जगह अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज होता है और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका मेजरमेंट होता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप या होल वर्ल्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि जो मतलब ट्यूबवेल वगैरह बनाते थे, कुआं खोदते थे लोग, तो उसकी जो गहराई है, उसकी जो डेप्थ है, उसको हाथ से मेजर करते थे। जैसे ये हाथ, कितने हाथ गहरा कुआं है, तो वो जैसे 100 या फिर 150 या जितना भी है, तो वो एक लेंथ को मेजर करने का एक ये सिस्टम बन गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जैसे ही थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट मतलब एजुकेशन के ऊपर जोर आया, मतलब एजुकेशन की तरफ लोगों का रुझान हुआ, तो उन लोगों ने उस चीज को फिट में लेना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ से यहाँ तक सपोज कीजिए कि ये इतना 1 फीट है, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 1.25-2 फीट के लगभग हो जाएगा। तो हाथ और कितने 100 हाथ मतलब कितने फीट, हाउ मच फीट, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएसए जो है, वहाँ पे स्पीडोमीटर में माइल्स पर आवर में स्पीड को मेजर करते हैं, और अपने इंडिया में किलोमीटर पर आवर में स्पीड को मेजर करते हैं। तो उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर मतलब अलग अलग मेजरमेंट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो उन सब के लिए ये जो समस्या है ये क्रिएट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों में से ही कोई कैंडिडेट यहाँ पे स्टडी करे और उस स्टडी के बाद में अगर वो यूएस चला जाए, तो यूएस जाने के बाद में अगर वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह इन सब की स्टडी कर रहा है या फिर अदर कोई चीज़ की स्टडी कर रहा है, तो कुछ यूनिट्स और कुछ
जो थ्योरीज हैं उनके अंदर कुछ डिफरेंस देखता है वो तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी चीज के लिए हमने क्या किया, हमने जो फिजिक्स के अंदर जो लॉज वगैरह बनाए उनके ऊपर एक थ्रस्ट ऑफ एरिया बनाया और उसका 2 पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का मतलब है एकीकरण करना, मतलब एकीकरण, एक जैसा बनाना। तो जो चीज यहाँ पे मतलब किलोमीटर पर आवर्स में मेजर होती है वही चीज मान लो पूरे वर्ल्ड में किलोमीटर पर आवर्स में अगर मेजर हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर लेंथ के मेजरमेंट के लिए या फिर लॉज को समझने के लिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिफिकेशन का फॉर्मूला हमने अपनाया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइप के फोर्सेज होते हैं और वो 2 टाइप के फोर्सेज हमने लास्ट क्लास में भी शायद डिस्कस किए होंगे। और 2 टाइप के फोर्सेज कौन से होते हैं, एक तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के अलावा एक और फोर्स होता है जिसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंदर, इसी लेक्चर में लास्ट में थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो 2 फोर्सेज होते हैं, इन दोनों फोर्सेज को, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो मास की वजह से प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हम ले सकते हैं। और जो दूसरे वाले जो फोर्सेज होते हैं जिसमें हम लोग काफी एग्जांपल्स ले सकते हैं, विस्कोसिटी का ले सकते हैं और आपका फ्रिक्शनल फोर्स का ले सकते हैं, सरफेस टेंशन का ले सकते हैं, आपका अडेसिव फोर्स का ले सकते हैं, कोहेसिव फोर्स का ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स का ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, वो सारे के सारे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स को। तो उन सब के यूनिफिकेशन के लिए फिर सबकी स्टडी की गई, तो बाद में पता चला कि उनका जो नेचर है वो कैसा है। उनका नेचर जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स वाला है और मास वाली बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है उनका नेचर ग्रेविटेशनल फोर्स वाला है। तो इन सब की स्टडी करने के बाद में यूनिफिकेशन किया गया कि भाई ये जितने भी फोर्सेज हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, उन सब का एक साथ एकीकरण, उनका यूनिफिकेशन कर दिया जाए तो हमारे पास में स्टडी करने के लिए जो फैसिलिटी है या फिर जो कंफर्ट जोन है वो तैयार हो जाएगा। इस तरीके से यूनिफिकेशन का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है या कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, उन कैलकुलेशंस को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेंगे। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ताकि उसको समझना इजी हो जाए। मतलब सीधी सी बात है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें ये 2 चीजें अगर अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स जो है वो स्टडी करने में इजी हो जाती है, काफी हद तक बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो इस चीज को हम इसके अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद में जो अगली जो चीज आती है वो है स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या आती है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए स्कोप के लिए मैं आपको बताता हूं, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का जो स्कोप है उसके बारे में बात करने वाले हैं अभी हम। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम लोग अगर देखें तो जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप लोगों में से कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में किसी कंपनी में जाता है और वहां आप पहले से आपका कोई फ्रेंड सर्विस कर रहा है, आपने उससे पूछा कि इस कंपनी में क्या स्कोप है, समझिएगा इस चीज को। तो वो आपका जो फ्रेंड है वो आपको रिप्लाई करता है कि भाई शुरुआत तो 5,000 से होती है, लेकिन धीरे धीरे आप है ना 2 साल 3 साल बाद में 50,000 तक भी आप ले सकते हो सैलरी। तो वो एक स्कोप है। फिर आप दूसरी कंपनी में गए, वो यूएस बेस्ड कंपनी थी मान लीजिए, वहां पे गए तो वहां भी आपका एक फ्रेंड काम कर रहा था, आपने पूछा कि वो इस कंपनी का क्या स्कोप है, तो स्कोप में उसने बताया कि 5,000 से शुरुआत जरूर होती है, लेकिन अगर आप अपनी क्वालिटी दिखाओगे और अच्छे से बढ़िया तरीके से हार्ड वर्किंग करोगे तो आप 5 लाख तक भी जा सकते हो, आप 25 लाख तक भी पेमेंट ले सकते हो। तो वो उस कंपनी का स्कोप था। तो स्कोप का मतलब होता है एक तरीके से रेंज। रेंज मतलब एरिया, कितने एरिया के अंदर है रेंज। तो फिजिक्स का जो स्कोप है वो क्या है, वो देखिए फिजिक्स का स्कोप जो है वो माइक्रोस्कोपिक से शुरू होता है, माइक्रोस्कोपिक, और कहां तक चला जाता है, मैक्रोस्कोपिक तक। कहां तक चला जाता है, मैक्रोस्कोपिक तक चला जाता है।
माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जैसे सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल की स्टडी करना, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्टडी हम लोग करते हैं वो एटम में आती है, जिसकी रेंज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं 10⁻14 मीटर। और अगर मैक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो पूरे यूनिवर्स को ले सकते हैं, और यूनिवर्स की जो रेंज आती है वो आती है 10⁻25 मीटर। तो मतलब ये इसकी रेंज बन गई है, ये इसका स्कोप हो गया है। अब इन दोनों के बीच में भी एक और हमारी रेंज होती है, एक और हमारी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं मेसिस्कोप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे, एक सेकंड, मेसिस्कोप के लिए हाँ समझा सकते हैं उसको भी, मतलब इन दोनों के बीच की रेंज, उसको हम लोग बोलेंगे विजिबिलिटी के लिए मेसोस्कोप। मेसोस्कोप ये वाली चीज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम आई से विजिबल होने वाली, मतलब इसके अंदर आई से विजिबल होने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच में आता है मेसोस्कोप, MESOSCOPE, मेसोस्कोप इसको बोल सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इसके अंदर देखिए जो एक बंडल बना दिया, जैसे इससे तो बड़ा और उससे छोटा, जैसे नंबर ऑफ एटम्स का एक बंडल बन गया, मतलब 1000 एटम्स हैं उनका एक बंडल बन गया और उसकी स्टडी होती है, तो मेसोस्कोप में आती है। ये आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स की रेंज में, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें थोड़ा और, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है आपका एक्साइटमेंट। क्या आता है? एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट की बात करेंगे अभी हम। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या करेंगे? एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता देखिए, एक्साइटमेंट में तो अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जब हमारी ऑनलाइन क्लासेज शुरू हुई थी तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। क्यों था? क्योंकि मैं एक ऐसी डिवाइस के सामने काम करने जा रहा था जो कि एक इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस है और वो फिजिक्स से हमें मिली है, जिसको हम कैमरा बोल सकते हैं, वीडियो कैमरा, जिसके सामने खड़ा होकर मैं आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूँ। ये भी एक एक्साइटमेंट है। उसके बाद में जैसे आपके पापा आपको बोलते हैं कि बेटा तू है ना 10th क्लास में या 12th क्लास के बोर्ड में तू 90% से अबव मार्क्स लेके आएगा तो मैं तेरे को एंड्रॉइड फोन दिला दूंगा। ये भी एक एक्साइटमेंट है। क्यों? एंड्रॉइड फोन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि फिजिक्स से हमें मिली है। उसके बाद में और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई एलईडी टीवी आया है। सेकंड थिंग, आपके घर में आपकी मम्मी को हमने, मतलब आपकी मम्मी को आपके फादर ने वॉशिंग मशीन ला के दे दी, फ्रिज होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे आपके घर में आपके पापा पहली बार नई कार लेके आए हैं, मैकेनिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, ये सब क्या है? एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। ये एक्साइटमेंट ही तो लाती हैं। जैसे आपको कोई गैजेट मिल गया, जैसे आपको पबजी वाला गेम मिल गया। कौन सा गेम मिल गया? पबजी वाला। एक सॉफ्टवेयर है वो, और उस सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग हुई है और उस डिजाइनिंग में प्रिंसिपल लगे हैं। किसके प्रिंसिपल लगे हैं उसमें? फिजिक्स के प्रिंसिपल लगे हैं, तो वो भी एक एक्साइटमेंट है। तो फिजिक्स जो है वो एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। तो इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो रिलेशन जो होता है फिजिक्स का, अगला जो टॉपिक है उसमें अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपके पास रिलेटेड टू अदर। ये एक टॉपिक था आपका। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू अदर साइंस स्ट्रीम।
अदर साइंस स्ट्रीम, जैसे फिजिक्स है आपकी, फिजिक्स इसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग, ये किस तरीके से केमिस्ट्री से रिलेटेड है, किस तरीके से ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, किस तरीके से ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और किस तरीके से ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब ये है अदर जो ब्रांचेज हैं, अदर जो स्ट्रीम्स है साइंस की या अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे ये किस तरीके से रिलेटेड है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर हम बात करें फिजिक्स की तो केमिस्ट्री में आते हैं सबसे पहले। केमिस्ट्री कैसे डिपेंडेंट है फिजिक्स के ऊपर? देखिए मैं एक बात बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कि फिजिक्स की जो स्टडी है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो भगवान ने जो चीजें बनाई हैं उसके बिल्कुल करीब है। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो भगवान है, लेकिन वो भगवान ने जितनी भी चीजें हमारे लिए बनाई हैं, यूनिवर्स जो हमारे लिए बनाया है उसके बिल्कुल नजदीक है। मतलब दोनों के बीच में गहरा ताल्लुकात है, वो चीज प्रूफ भी होती है। अब देखिए यहां से केमिस्ट्री में आप किसी भी रिएक्शन की अगर स्टडी करते हो तो उस रिएक्शन में जो एटम है उस एटम के मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हो उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है कहां से निकल के आता है? फिजिक्स से। अगर एक पार्टिकल, उसका एक आयन, किसी भी मतलब सबस्टेंस का एक आयन दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होता है तो उससे जो चेन बनती है या फिर रिएक्शन का जो रिजल्ट निकलता है, कितना कंपोनेंट है और किस कंपोनेंट को कितने तरीके से हमने उसके ऊपर हीट किया उसको, तो हीट का क्या इफेक्ट होगा, अगर हम उसको प्रेशर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, सब चीजें किससे निकल के आती हैं? फिजिक्स से निकल के आती हैं। तो ये भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फिजिक्स के ऊपर। इसीलिए हायर क्लासेज में जब जाते हैं तो केमिस्ट्री से कोई भी बंदा अगर पीजी करता है तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अब आते हैं हम बायोलॉजी के ऊपर। केमिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दवाइयां बनती है, सपोज कीजिए, चलो केमिकल रिएक्शन से जो केमिस्ट होता है उसने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया कि इतना मतलब सोडियम मिलाया, इतना हमने कैल्शियम मिलाया और इतनी क्लोरीन मिलाई और ये सब मिला के ये चीज बनती है। उसने एक फॉर्मूला जरूर बना दिया, लेकिन उस मेडिसिन का लार्ज अमाउंट में अगर प्रोडक्शन करना है तो जो मशीनें होती हैं वो कहां से आएंगी? कौन बनाएगा वो मशीनें? वो कंप्लीट जो मशीनें हैं वो किस प्रिंसिपल के बेस्ड, मतलब कौन से सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स उसमें यूज होते हैं? वो फिजिक्स के ही यूज होते हैं। फर्स्ट। सेकंड जो है वो हम लेते हैं बायोलॉजी। चलो बायोलॉजी में जो स्टडी की जाती है उसकी शुरुआत होती है सेल्स से। अब आप लोग इस चीज को अदर वे में मत लेना, बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? आप सुनना। तो सेल्स की जब आप स्टडी करते हो तो किसकी जरूरत पड़ती है? आप लोगों को जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप किसने बनाया? माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, लाइट के या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के या फिर फोकल लेंथ के या अदर प्रिंसिपल्स, वो कहां से निकल के आए? वो फिजिक्स से निकल के आए। ठीक। और कितने भी एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे आप में से कोई डॉक्टर बन गया, सपोज कीजिए डॉक्टर बन गया, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट बन गया। आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कम और इंजीनियर ज्यादा होता है। कैसे होता है? कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता है, देखिए आप लोगों को पता होगा, यहां से या पैर में से जो हमारी एक आर्टरी जो होती हैं जो हार्ट से सीधी डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन करती हैं, उस नस को यहां से काटता है, फिर क्या करते हैं, उस नस के अंदर से एक पाइप दी जाती है जिसमें एक कैमरा लगा होता है। वो कैमरा हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। फिर उसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से एक वायर डालते हैं। उस वायर से क्या होता है, वो वायर आगे जाल के वो कटिंग करता है, जहां पे भी कोई डिफेक्टेड, मतलब कैमरे के अंदर हमें जो भी ब्लॉकेज दिखते हैं उस चीज को वो साफ करता है वायर। और वो भी किससे चलता है? वो भी एक मोटर से, एक मशीन से चलता है। वो कहां से आया? वो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल से ही आया है आपके लिए। एंडोस्कोपी को ले लीजिए आप, और कितने सारे एग्जाम्पल्स बताऊं मैं आपको, इतने सारे एग्जाम्पल्स बता सकता हूं जिनको
ठेला भर के आप लेके जा सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा तो हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बायोलॉजी भी टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। जूलॉजी को ले लीजिए, बोटनी को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए। अब यहां से देखिए ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री लिखा है यहां पे, आपको लगेगा कि सर ये क्या बकवास लिख दिया, ये बकवास नहीं है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे ही हिस्टोरी मतलब हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपने सुना होगा कि वहां तमिलनाडु में या फिर अदर किसी स्टेट में या अदर किसी कंट्री के अंदर 5000 साल पुराना मंदिर गड्ढा खोदते टाइम या किसी चीज को खोदते टाइम मिला वहां पे नीचे। कैसे पता लगाया कि वो 5000 साल पुराना था? पता है आप लोगों को? नहीं पता। वो भी फिजिक्स के एक प्रिंसिपल की वजह से ही पता चलता है। समझ में आ रही है बात आपको कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है? तो हिस्ट्री में भी इसका कंप्लीट मतलब काफी सारा सहयोग है। ज्योग्राफी में, अरे भाई ज्योग्राफी में तो बहुत सारा सहयोग है। ज्योग्राफी में ऐसी कौन सी चीज है, जैसे ज्योग्राफी में जो प्रैक्टिकल करते हैं आप, ग्राउंड का सर्वे करते हैं या अदर किसी चीज का सर्वे करते हैं, क्या यूज होता है? जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो एक प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, और वो प्रिंसिपल कहाँ से आते हैं? वो प्रिंसिपल सारे के सारे फिजिक्स से आते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि साइंस की जो स्ट्रीम है या अदर कोई स्ट्रीम है उनसे किस तरीके से फिजिक्स रिलेटेड है। ये बात आपको इस टॉपिक में समझनी थी, जो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका, वो आता है आपके फंडामेंटल फोर्सेज। कौन से फोर्स आते हैं? फंडामेंटल फोर्सेज। ये लीजिए, अब हम थोड़ी और बात करेंगे। प्लीज आप लोग बोर मत होना, 1% भी बोर नहीं होना है।